इतनी सारी टॉक्स मत देखा करो, थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दे दिया करो. That's the funny part. But my message would be कि please be hopeful enough. Please have faith in your preparation and please trust yourself कि आप जो भी कर रहे हैं और अपने हाथ में लीजिए अपनी जो कमांड है और खुद से जो भी आप डिसीजन लेंगे वो अच्छा ही लेंगे. तो trust yourself. Hello, my name is Mudit Gupta and this is the next episode of Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. Today we have All India Rank 3 UPSC Civil Services Exam 2021, Gamini Singla. Welcome to the episode, Gamini. Thank you, sir. 2 weeks maybe result was announced and how's been the experience for you since you are on the other side of the merit list now? So the experience I would say is completely different. Whatever I had experienced till now doesn't fit into what I'm experiencing right now. It's kind of a very happy feeling, full of gratitude, full of satisfaction. At the same time, a bit tiring also because I think everybody's after you when you get into the merit list. But at the end, I think it's a wonderful experience, lifetime experience I've had. So for this lifetime experience, so as we say that success is years into the making and it's not overnight. So जब आपने सोचा कि मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना है, कब था वो दौर जब आपने सोचा, like it was during the school, childhood dream, college में सोचा, कब सोचा and how did you proceed? तो I would say कि it was a childhood dream kind of thing because जो मेरे पापा थे वो हमेशा से मुझे बताते थे कि ऐसे करके एक सिविल सर्विसेज एक चीज़ है, उसमें IAS ऑफिसर्स हैं कुछ लोग जो काफ़ी अच्छा सर्व कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से जॉब कर रहे हैं. तो मेरी हर स्लैम बुक में बचपन की लिखा हुआ है, वो एक कॉलम होता है ना कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, सो इट्स टू वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर. बट धीरे धीरे व्हेन आई वेंट इन 10th तो आई रियलाइज्ड कि अब मुझे एक ऐसी स्ट्रीम लेनी पड़ेगी जिसमें डाइवर्सिटी भी हो, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ सुन के वी कैन नॉट परस्यू. तो आई वॉन्टेड टू सी इट फर्स्ट हैंड और थोड़ा एक्सप्लोर करना चाह रही थी मैं खुद की लिमिट्स को, खुद के पोटेंशियल को. तो इसीलिए नॉन मेडिकल लिया और आई वेंट इनटू एन इंजीनियरिंग कॉलेज. तो वहाँ जाके बहुत सारे दरवाजे खुल गए. इट्स नॉट ओनली अबाउट द एकेडमिक्स, अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. और बचपन से ही स्पीचेस, डिबेटिंग, करंट अफेयर्स में हमेशा से ही रुचि थी और वो कॉलेज में भी रहा. और फिर उसके बाद जब कॉलेज में इंटर्नशिप जो मुझे ऑफर हुई इन MNC इन मुंबई, आई वेंट देयर. तो उस टाइम को मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया टू नो अ लॉट ऑफ पीपल देयर, टू नो देयर एक्सपीरियंसेस एंड टू सी व्हाट माय फ्यूचर विल बी इफ़ आई परस्यू इन दैट डायरेक्शन. तो तब मुझे ये चीज़ क्लिक हो गई थी कि सीइंग माय पर्सनालिटी एंड माय ड्रीम्स, दिस इज़ नॉट समथिंग आई वुड वांट टू डू. तो उसके बाद मैंने ये तय कर लिया था कि आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. और वापस आते ही लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज से आई थिंक ये लक्ष्य बहुत ही क्लियर था कि एक IAS ऑफिसर बनना है और उसके लिए whatever it takes I was ready to give. So आपने लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज में फाइनलाइज करा कि ठीक है, you want to pursue this particular dream. तैयारी कब से शुरू करी? तैयारी एकदम तभी से ही शुरू कर दी थी जब मैं मुंबई से वापस आई. उससे पहले भी 2017 में 2 महीने की जब हमारे पास वेकेशंस होती हैं जो लोग इंटर्नशिप्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसमें भी आई हैड रेड अ फ्यू सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, और वो एक सर हैं हमारे लोकल, शर्मा सर, उनके पास जाके टू जस्ट गेट अ जिस्ट, ताकि जब मैं मुंबई जाऊं तो मुझे दोनों साइड्स का आइडिया रहे कि इस साइड में इस तरह का है और उधर इस तरह का है, तो मैं कंपेयर कर पाऊँ. तो आई वुड नॉट से कि उससे पहले कभी माइंड में नहीं था. तो 2017 की वो जो 2 महीने की छुट्टियां थी उसमें आई डिड अ फ्यू सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, तो जस्ट गेट अ जिस्ट ताकि कंपैरिजन हो सके. फिर 2018 में मैंने फुल प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी व्हेन आई केम बैक फ्रॉम द 4th ईयर ऑफ माय कॉलेज. तो उसके दौरान मैंने काफ़ी चीज़ें छोड़ी भी बिकॉज आई न्यू कि अगर इस चीज़ को हमें हासिल करना है तो आई विल हैव टू गिव फुल टाइम. तो फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड वो एक ऐसा दौर होता है जब दिमाग में 2 थॉट्स होते हैं, एक कि करियर बनाना है, दूसरा कि कॉलेज लाइफ वापस नहीं आएगी एंड फ्रेंड्स के साथ ये लास्ट ईयर है, लास्ट सेमेस्टर है एंड एंटायर पीयर ग्रुप. सो ये 2 डाइवर्जिंग थॉट्स को आपने किस तरीके से मैनेज करा?
सर डेफिनेटली ये दोनों थॉट्स हमेशा क्लिक करते थे बिकॉज आई न्यू कि द काइंड ऑफ फ्रेंड्स वी मेक इन कॉलेज वो वापस नहीं आएगा, ना तो वो एटमॉस्फेयर आ सकता है, ना ही वो इन्वायरमेंट वापस आ सकता है। तो उसका मैंने इस तरीके से तालमेल बिठाया कि जो मेरी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी एज सच, जैसे कि अगर हम किसी क्लब्स के सेक्रेटरी बन सकते थे, आई वाज देयर फॉर द स्पीकर्स एसोसिएशन जो हमारा डिबेटिंग क्लब है, उसके लिए आई वाज बीइंग नॉमिनेटेड, आई वाज द क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने गिव अप करी ताकि वहाँ से कुछ टाइम जो है वो निकाला जा सके, और जो फ्रेंड्स के साथ वाला टाइम है उसको थोड़ा कम किया, बट आई मेड श्योर कि मैं अपना वो जो लास्ट के 2 महीने हैं उसमें आई एन्जॉय टू माई मैक्सिमम, बिकॉज आई हैड दिस थिंग इन माइंड कि दोस्त दोबारा नहीं मिलेंगे, तो ट्रिप्स वगैरह भी कुछ लगाए लास्ट में। बट उसके अलावा भी आई थिंक बहुत सारा टाइम बच जाता है जो कि हम टीवी सीरीज़ वगैरह देख के भी लोग वो सब देखना प्रेफर करते हैं, तो मैंने वहाँ से थोड़ा टाइम चुराया, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कम किया, और बाकी दोस्तों के साथ भी पूरा इंजॉय किया लास्ट में। सो जब आप कॉलेज से वापस आए तो सिंस यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करा है, उस टाइम पे हमारे सामने अगेन देयर आर 2 पाथ्स, एक कि हमारे को कॉर्पोरेट जॉब की तरफ जाना है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, बैकअप के लिए जॉब ले लेते हैं और जॉब के साथ प्रिपेयर करते हैं, लेकिन आपने वो रास्ता नहीं चुना, आपने पूरा फुल फ्लेजेड तैयारी करने का सोचा। सो कितना रिस्की था वो डिसीजन, एंड एट द बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा था कि अगर सपोज एग्जाम क्लियर नहीं होता, सो व्हाट वुड यू फॉल बैक अपॉन? डेफिनेटली सर, एक बहुत ही रिस्की ऑप्शन था, और उस टाइम पे काफ़ी फ्रेंड्स ने कुछ ने कहा भी कि रिकन्सिडर आप करना तो नहीं चाह रही हैं, बिकॉज 4th ईयर में ही आई हैड दिस थिंग इन माइंड जब भी मेरा प्री प्लेसमेंट ऑफर आया कि मैं इसको नहीं कंटिन्यू करना चाहूँगी। तो कुछ लोगों ने कहा भी, बट आई थिंक हेयर इज़ द रोल ऑफ द पेरेंट्स दैट कम। तो मेरे पापा ने मुझे कहा था, एंड आई क्लियरली रिमेंबर द लाइन कि बेटा 2 नावों में सवार नहीं हो सकते हो, तो अगर कुछ करना है तो फिर एक चीज़ चुनो, और रिस्क लेने ही पड़ते हैं। आई थिंक तो रिस्क जो है वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कुछ भी अच्छा करने के लिए, तो रिस्क आर रिस्की ऑब्वियसली, बट एट द सेम टाइम उधर दूसरी साइड पे भी देयर इज अ लॉट दैट इज़ वेटिंग फॉर यू। तो पेरेंट्स ने कहा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी की आप चिंता ना करें, वी आर देयर टू सपोर्ट यू एंड वी कैन मैनेज फॉर आवरसेल्व्स, और आपके लिए भी वी कैन सपोर्ट यू इनफ। तो आप पूरा जो भी, दे न्यू समवेयर कि आई हैव द पोटेंशियल, दे हैड फेथ, तो वो फेथ उन्होंने मेरे अंदर भी इनकलकेट किया। और इवन माई फ्रेंड्स जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे हमेशा से, तो आई हैव फेल्ट कि काफ़ी लोगों को डीमोटिवेशन मिलती है आसपास के लोगों से, बट मैं बहुत लकी रही बिकॉज मेरे सब दोस्तों को लगता था कि आई कैन डू इट, सो दे स्टूड बाय मी इन माई डिसीजन। तो हर किसी ने इस चीज़ को सराहा और कहा कि आपको करना चाहिए, तो आई थिंक वो सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन बन के ये डिसीजन थोड़ा सा ईजी हो गया मेरे लिए। So you talked about family, you talked about peer group, you talked about your social circle. Talking about social circle, we are an evolving society, and talking from what I get to hear from the aspirants, particularly female aspirants, कि हमारे पास ये आखिरी अटेम्प्ट है, हमारे को घर वालों ने 1 साल दिया है, अगर इस बार नहीं निकला तो नेक्स्ट ईयर शादी का प्रेशर शुरू हो जाएगा एंड विल बी मैरिड ऑफ। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जो हमारे सारे फीमेल एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आपके क्या थॉट्स होंगे? सर पर्सनली तो मेरे ऊपर कोई भी किसी भी तरह का प्रेशर नहीं था। अगर मैं ऑप्ट करती कि मुझे 5 अटेम्प्ट्स भी देने हैं, 6 भी देने हैं, तो इट वाज माय डिसीजन। मुझे पूरा फ्रीडम दिया गया था, मुझे पूरी सपोर्ट थी, बट आई डू रियलाइज़ कि ये चीज़ जो है ये सबको नहीं मिलती है। तो उसी के लिए आई ऑल्सो हैव दिस रिक्वेस्ट फॉर द पेरेंट्स कि प्लीज़ सपोर्ट योर गर्ल्स। मैरिज इज़ नॉट द एंड ऑफ देयर लाइफ और इज़ नॉट समथिंग दैट यू शुड बी लुकिंग फॉर कि यही चीज़ आपको चाहिए। प्लीज़ उनको सपोर्ट करें बिकॉज उनके अंदर इतना पोटेंशियल है, और अगर आप उनके साथ खड़े रहेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो कितना ऊंचा उठ सकते हैं। सो इट्स अबाउट ट्रस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स, फैमिली इन यू। सो क्या उस ट्रस्ट के साथ कुछ प्रेशर आता है कि ठीक है, नाउ आई हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रस्ट और अब मेरे को अपने आप को प्रूव करना है? तो जब आप वापस आए कॉलेज से एंड यू हैड दैट ट्रस्ट ऑफ योर पेरेंट्स एंड योर पीयर सर्कल, तो वो कितना प्रेशराइजिंग था कि नहीं अब मेरे को अपने आप को प्रूव करना है और एल्स आई लेट देम डाउन? डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो प्रेशर रहता है बिकॉज कॉलेज में ऑल्सो आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, क्वाइट पॉपुलर आई वॉज विद द स्टूडेंट्स, सो एवरीबडी न्यू कि अगर ये नहीं ज्वाइन कर रही है तो शी इज़ अप टू समथिंग। तो वो एक बैक ऑफ द माइंड प्रेशर रहता है। और मेरे दोस्तों से भी मुझे सुनने को मिलता था कि ऐसे ऐसे डिस्कशंस चल रही हैं कि गामिनी इज़ प्रिपेयरिंग, सो लेट्स सी कैसा बनता है। और पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशर नहीं था, बट ऑब्वियसली एट द बैक ऑफ द माइंड यू हैव दिस थिंग कि पेरेंट्स इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी आशाएं जुड़ी हुई हैं उनकी,
तो खुद के लिए चाहे बुरा ना लगे, बट उनके लिए बहुत बुरा लगता है जिन्होंने आपके साथ ये जर्नी देखी हुई है। बट फिर भी आई थिंक कि प्रेशर रिलीव हो जाता था जब भी आई यूज्ड टू थिंक कि अपना बेस्ट ही कर सकते हैं हम, और प्रेशर से वो बेस्ट जो है वो कम हो जाता है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कहीं ना कहीं तुम्हारी प्रोडक्टिविटी। तो इस तरह से आई यूज्ड टू लेट गो ऑफ दिस थॉट कि ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए अभी इस टाइम पे एटलीस्ट। सो इट्स अबाउट आंसरेबिलिटी कि जो लोग आप में फेथ पुट कर रहे हैं, लाइक इवन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू विल बी आंसरेबल समवेयर। सो एज एन एस्पिरेंट जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो वो आंसरेबिलिटी का जो एक एस्पेक्ट होता है कि आपसे पूछा जा रहा है कि प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कहाँ तक पहुंचे, कितना सिलेबस हो गया, तो क्या वो एडिशनल प्रेशर लाता था आपके ऊपर? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट है, चाहे वो प्रेशर वो लोग नहीं डालते थे बट वो डेफिनेटली महसूस होता है। एंड स्पेसिफिकली व्हेन आई यूज्ड टू टेक ब्रेक्स तो मुझे लगता था कि आई एम आंसरेबल टू माई पेरेंट्स और आई एम रिस्पॉन्सिबल बिकॉज वो इतना कुछ लेट गो कर रहे हैं। तो जबकि उनकी तरफ से हमेशा ये रहता था कि प्लीज़ आप बाहर जाएं और हमें बताएं कि आपकी कोई भी ज़रूरत है, हम आपके साथ चलेंगे। तो दूसरों की तरफ से चाहे वो हो ना हो, बट एक इंटरनली आपको वो गिल्ट अंदर से खाती रहती है कि शायद आप किसी को लेट डाउन कर रहे हैं। तो स्पेसिफिकली जब फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ तो मुझे लगा कि सबकी इतनी एक्सपेक्टेशंस थी तो आई कुडंट मीट इट और आई कुडंट पुट माई बेस्ट। बट आई थिंक वो मेरे लिए फेवर में भी रहा है बिकॉज एवरीबडी न्यू कि मेरा पोटेंशियल उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने ये ठान लिया था कि एटलीस्ट मैं अपना पोटेंशियल तो मीट करूँगी, कि अगर बाकी सब लोग मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट कर सकते हैं तो वाई नॉट मी। तो वो दोनों वेज में वर्क करता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अंदर से तो गिल्ट हमेशा ही रहती है whenever you are doing something like this. So you talked about your first attempt, you talked about your failure, and failures are a part of success, I believe. They are an integral part. So ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है कि someone is not scoring good in test series, मॉक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या तीसरे चौथा अटेम्प्ट देने जा रहे हैं और उनके पहले 2 अटेम्प्ट्स अच्छे नहीं हुए, प्री भी नहीं निकला, तो काफ़ी ज़्यादा एक साइकिल ऑफ डीमोटिवेशन आ जाता है। तो जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आया एंड यू कुडंट मेक इट, तो आपने वो जो एक साइकिल होती है कि लो फेज की साइकिल, उसको कैसे क्रैक करा एंड हाउ यू केम आउट ऑफ इट? तो सर आई थिंक मेरा थोड़ा एक्सेप्शनल ही रहा। तो मेरा वो जो लो फेज था वो उसी दिन आ गया था जिस दिन मैं प्रीलिम्स दे के आई, and I had just attempted 60 questions and in no way I was making through the exam. तो वो 2 दिन जो थे वो मेरे लिए वो एक लो फेज था, और उसमें आई डोंट नो बाय गॉड्स ग्रेस एंड बाय फैमिली सपोर्ट आई हैड रियलाइज्ड कि कुछ गलतियाँ रही हैं खुद के एंड से, एंड आई कैन नॉट ब्लेम द पेपर, आई कैन नॉट ब्लेम द ऑन डे thing. It was something that was lacking मेरी strategy के according ही। तो I made it a point कि अब इससे ऊपर उठना है, और उसके 2-3 दिन बाद ही I took my break और I started preparing for the second attempt। और रिजल्ट का तो मैं वेट कर ही नहीं रही थी, it was just one of the things that came कि चलो नहीं हुआ है and now we should move forward। तो उससे एक सबक मैंने ये सीखा कि मैंने मेंस के लिए इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था पहले। तो मेरे मन में यही था कि मुझे मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, कि प्रीलिम्स जो है नेक्स्ट ईयर का मुझे कुछ पता लग गया है कि स्ट्रैटेजी में कहाँ दिक्कत है, बट अब मेंस कहीं ना रह जाए, तो मेरे मन में ये था। तो उसके लिए बाद मैंने अक्टूबर में ही जैसे ही पेपर दिया उसके 5-6 दिन के बाद से मैंने सोशियोलॉजी एक्सटेंसिवली पढ़नी स्टार्ट कर दी, और इवन मैंने सोशियोलॉजी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली जो उस साल के मेंस के बच्चों के लिए थी। सो आई रिक्वेस्टेड अ टीचर एंड स्टेटेड कि सर ऐसे ऐसे करके आई एम वेल प्रिपेयर्ड और मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रही हूँ ताकि मुझे लगे कि मैं ये मेंस दे रही हूँ। तो मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि मेंस यही वाला दे रही हूँ और उसी तरीके से मेंस प्रिपेयर करना है, और आई थिंक उस चीज़ ने ही इतना अच्छा रैंक लाने में भी मुझे हेल्प किया। तो वो लो फेज अपने आप टैकल हो जाता है जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे एंड से गलती रही है। So talking about breaks, आपने कहा कि immediately after prelims you took 2 or 3 days off. During the entire 2 years span जब आपने तैयारी करी, उसमें no one can read every single day for 12 hours, 13 hours. तो breaks का कितना importance था आपकी जर्नी में, and how frequent and regular you were with your breaks? I think कि breaks are as important as the study hours. They make you more productive. आपकी जो efficiency है वो निखर के आती है, बट एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी ड्यूरेशन की ब्रेक आप ले रहे हैं। सेकेंडली उस ब्रेक को मैनेज कैसे कर रहे हैं। तो अब अगर आपके पास 15 या 20 मिनट का टाइम है या आधा घंटा का टाइम है, तो अगर आप कोई टीवी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो आई थिंक इट इज़ फुलिश ऑन योर पार्ट, बिकॉज यू नो कि वो एडिक्टिव चीज़ है और वो इट विल टेक योर टाइम आगे भी। तो उस 30 मिनट को आप ऐसे मैनेज कीजिए जो आपको रिजुविनेट भी कर दे
बट आपको आगे के लिए भी आपको ऐसा ना लगे कि आपने कुछ मिस कर दिया है। तो मैं म्यूजिक सुन लेती थी, मैं रोज वॉक पे, आई मेड अ पॉइंट कि शाम को वॉक पे आई हैव टू गो। तो आई यूज्ड टू क्रेव फॉर दैट फीलिंग कि शाम आएगी तो हम वॉक पे चलेंगे। और सबका अपना हिसाब रहता है। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो मैं सुबह जल्दी उठ के अपना 3-4 जो घंटे थे उसको आई यूज टू डू विदाउट ब्रेक्स, बिकॉज आई थॉट कि माई बॉडी इज अलाउइंग मी टू पुट दोज मेनी आवर्स विदाउट ब्रेक। बीच में 15-20 मिनट की ब्रेक ले ली तो उसको मैं प्रोडक्टिव बना लेती थी। तो एक तो वो साइकोलॉजिकली बहुत बेनिफिशियल हो जाता था कि मैंने इतना टाइम लगा दिया है अब एक बारी, तो फिर ब्रेक्स इतनी गिल्टी नहीं करती थी। उसके बाद मैं आराम आराम से कर लेती थी अपनी जो बाकी दिन है, एक बारी 10 बजे तक करके। तो यही है एस्पिरेंट्स के लिए भी कि ब्रेक ज़रूरी है, गिल्टी मत फील कीजिए। डे ऑफ भी आप ले सकते हैं अगर 6-7 घंटे का, 6-7 दिन आपने रेगुलरली अपना पुट कर दिया है, 8-9 घंटे आप पढ़ रहे हैं, अपने रखें, अपने पास एक कैलेंडर रखें खुद के लिए कि कितने घंटे मैंने पढ़ाई कर ली है। और अगर आपको लग रहा है कि सफिशिएंट है, बॉडी की डिमांड है, माइंड की डिमांड है, तो प्लीज़ एक डे ऑफ लीजिए और फिर दोबारा आप अच्छे से और जोश से स्टार्ट कीजिए। सो वन मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज हाउ डज अ डेली टाइम टेबल ऑफ एन एस्पिरेंट लुक लाइक। ये एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि वंस यू स्टार्ट स्टडिंग तो पूरा टाइम टेबल कैसे दिखना चाहिए और बीच बीच में कितने ब्रेक्स होने चाहिए, एंड जो पढ़ने का स्लॉट होता है वो कितना होना चाहिए कि 5 घंटे एक साथ पढ़ना है या सिर्फ 1 घंटा एट अ टाइम पढ़ना है। सो व्हाट वाज योर ब्रेक्स बेस्ड स्ट्रैटेजी, एज इन हाउ डिड यू डिवाइड योर एंटायर डे इनटू स्लॉट्स? तो मेरा जो एक दिन था, जैसे कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान आई वाज अटेंडिंग दी क्लासेस इन पटियाला, तो एक पर्टिकुलर सर से आई वाज टेकिंग द गाइडेंस। तो मुझे था कि मैं जो क्लासेस में सुन रही हूँ वो ज़्यादा रजिस्टर हो जाएगा और मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वो क्लासेस भी 5 AM इन दी मॉर्निंग रहती थी और आई यूज टू वेक अप अराउंड 4:30, और चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, डजेंट मैटर, विजिबिलिटी वाज वेरी पुअर। पूरा ठंड के मौसम में भी आई यूज टू गो देयर एट 5 AM। तो तब उस दौरान तो 5 to 10 तक भी कई बार चलता था, सोशो की क्लास भी होती थी हमारी, तो 10-11 तक भी वो खिंच जाती थी क्लास। फिर आके 1-2 घंटे की ब्रेक लेके आई यूज टू स्टार्ट अगैन। सेकेंड अटेम्प्ट के दौरान जब मैं घर आ गई 2020 में, फर्स्ट अटेम्प्ट ही था अभी मेरा, बट मैं 20 में लॉकडाउन के कारण घर आ गई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि नाउ आई शुड फिक्स माई स्केड्यूल। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम टेबल कभी भी कांस्टेंट नहीं रखना चाहिए आपको। अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस के को एनालाइज करते हुए उसको आप चेंज करते रहिए। देयर इज़ नो हार्ड की कि अभी अपने 2 घंटे रख दिया था तो अब 2 घंटे ही करना है। अगर आपको लग रहा है कि बॉडी 1.5 घंटे तक ही कर सकती है तो आप उसे चेंज कर दीजिए, बिकॉज यू आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन। टाइम टेबल आपका खुद का है, आप उसको चेंज कीजिए। तो मेरा जो दिन था वो ऐसा था कि जैसे मैंने बताया 5 AM आई यूज टू वेक अप, तो 5:30 to 9:30 और 10 आई यूज टू फील लाइक कि कोई मुझे ना बुलाए, घर में कोई भी चीज़ डिस्टर्बेंस ना हो, अगर वट एवर रिफ्रेशमेंट्स आई नीड वो मेरे तक पहुंचा दी जाएँ, मेरी इंटरेक्शन ज़ीरो हो ताकि मेरा माइंड बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। तो 3 से 3.5 घंटे आई ट्राइड कि मैं सुबह ही लगा दूँ विद वेरी मिनिमल ब्रेक्स। फिर उसके बाद आई यूज टू टेक अ ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर और इवन 1 hour, डिड नॉट बॉदर मी अ लॉट। फिर 1.5 घंटे का स्लॉट, फिर 1.5 घंटे के स्लॉट में मैंने किया दोपहर तक 1.5 घंटे का स्लॉट, हाफ आवर ब्रेक, 1.5 घंटे का स्लॉट, अगेन हाफ आवर ब्रेक। फिर उसके बाद प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती थी तो 45 मिनट्स का स्लॉट रख के ब्रेक को ज़्यादा कर दिया, 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, फिर 45 मिनट्स कर दिया, फिर वॉक पे चले गए। तो इस तरह से आई यूज टू प्लान अकॉर्डिंग टू माई मेंटल अलर्टनेस का लेवल। सो आपने 2 चीज़ों के बारे में बात करी कि फ्लेक्सिबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, कि ठीक है कभी 5 बजे उठना है, 5:30 उठना है, 10-15 मिनट आधा घंटा ऊपर नीचे चलता है, बट ऐसा नहीं चलता कि आज 5 बजे उठ रहे हैं, कल 10 बजे उठ रहे हैं, फिर दोबारा 5 बजे उठ रहे हैं, फिर 11 बजे उठ रहे हैं। सो ये जो डिसिप्लिन का एक पैटर्न आपने बताया कि रिपीट हुआ पूरे साल, तो डिसिप्लिन का कितना इंपॉर्टेंस है? तो डिसिप्लिन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और आपकी इसमें से भी आई वुड लाइक टू टेक अ पॉइंट कि आई यूज टू मेक इट श्योर कि 5 AM का 5:15 भी ना हो एटलीस्ट उठने में। वो पढ़ाई में 15 मिनट लेट हो जाए तो ठीक है, बट उठने में इफ इट्स 5 देन आई हैव टू गेट अप एट 5। देन आई यूज टू एनालाइज कि अगर मुझे लग रहा है कि मेंटली आई एम नॉट दैट अलर्ट, फिर आप जाके फिर 15 मिनट सो जाइए। बट अगर आप 5 का 5:15 एक दिन करेंगे तो वो अगले दिन डेफिनेटली 5:30 हो जाएगा। तो अगर एक शेड्यूल मैंने बना लिया है कि 4:45 या 5 बजे उठना है तो उठना ही है। उसके बाद आई विल एनालाइज कि अगर बाई चांस नहीं हो रहा है, क्योंकि उठना इज़ अ वेरी बिग ऑब्स्टेकल ऑल्सो कई बार कि नहीं उठा जा रहा है। और फ्लेक्सिबिलिटी का जैसे आपने कहा कि वही 10-15 मिनट चलता है, बट अगर आप उसको 4-5 घंटे करेंगे तो आप खुद को बहुत ही ज़्यादा बेफूल कर रहे हैं, और वो अंदर से भी आपको इतना गिल्टी कर देता है जब आप ज़्यादा देर उसको फ्लेक्सिबल ज़्यादा कर देते हैं कि फिर आपको भी लगने लगता है कि यू आर नॉट पुटिंग योर बेस्ट।
तो इसलिए डिसिप्लिन इज़ वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट इन द इंटायर जर्नी, क्योंकि वही एक चीज़ है। आप अपना गोल यही बनाइए कि जो मैंने टाइम टेबल अपना बनाया है वो एक दिन में मुझे फॉलो करना है। अगर वो टाइम टेबल आप फॉलो कर लेते हैं तो आप बस टिक कर दीजिए। तो आई हैड ए कैलेंडर, मैं उसको टिक कर देती थी कि इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इतना मैंने सोचा था, ये टाइम टेबल मैंने फॉलो किया है, तो इट यूज्ड टू बी अ टिक। और वो टिक जो सेटिस्फैक्शन देती है ना रात को, आई थिंक दैट इज अनमैचेबल। सो ये डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, यू नीड सम फोर्स टू ड्राइव यू एक्चुअली कि ठीक है मेरे को उठना ही है तो उठना ही है। तो उसके लिए हमने देयर आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज डिफरेंट पीपल फॉलो। कोई यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, दीवार पे पोस्टर लगा लिए कि मोटिवेशन नहीं आ रहा है आज। सो व्हाट वाज योर मोटिवेशन, और वाज मोटिवेशन देयर फॉर यू इन अ वे कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से ड्राइव हो रहा था? तो जैसे दीवार पे पोस्टर लगाना, यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देखना, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। मेरा दीवार पे कोई लगाए है मैंने भी, बिकॉज एवरी टॉपर और एवरी पर्सन टेंड्स टू डू दैट, बट कभी भी दोबारा आई नेवर यूज्ड टू गो टू देम, वो वहीं के वहीं रह जाते थे। तो आई थिंक वो मोटिवेशन जो है ना वो इंटरनली आएगी, वो दीवार का पोस्टर वहीं पे लगा रह जाएगा। तो अगर आप दीवार के पोस्टर से मोटिवेट हो रहे हैं तो मतलब कि आप सिर्फ उस कमरे में ही मोटिवेटेड हैं, बट जो इंटरनली आपकी मोटिवेशन रहती है वो आई थिंक वो आप कहीं भी चले जाएं। तो आई यूज्ड टू स्विच प्लेसेस अ लॉट, कभी अपने रूम में पढ़ लिया, कभी टेरेस में पढ़ लिया। तो वो मोटिवेशन जो है वही डिसिप्लिन को आगे करती है। बट आई थिंक इट्स ऑल्सो द अदर वे अराउंड। कई बार डिसिप्लिन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि मोटिवेशन हर रोज़ आप चाह रहे हैं एक चीज़ बनना, बट आपको वो चीज़ दिख नहीं रही है। इतनी लॉन्ग टर्म चीज़ है, आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं उस चीज़ के, आपको शॉर्ट टर्म कोई भी रिजल्ट नहीं है, आपको 1 साल के बाद जाके ही मिलेगा, वो भी इफ़ यू आर लकी इनफ। तो मोटिवेशन जो है वो एक हद तक काम आती है, वो स्टार्टिंग में काम आती है, और जब आपको मतलब ऐसे जिसको मिड लाइफ क्राइसिस बोलते हैं, जब वो लगने लग जाता है कि क्यों कर रहे हैं ये, तो मोटिवेशन काम आती है। बट डेली बेसिस पे डिसिप्लिन को रखना और अपना गोल डिसिप्लिन रखना ही काम आएगा आपको, आई थिंक। तो इट्स बोथ द थिंग्स अमैलगमेटेड टुगेदर। एंड यू सेट कि 5 से 10:30 बजे तक, 5:30 से 10:30 तक देयर वाज जीरो इंटरेक्शन, कि किसी से बात नहीं करनी है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। इंटरेक्शन से वी कम टू सोशल मीडिया, कि देयर आर सो मेनी एप्स, स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है, एंड ऑल द टाइम वी आर ऑन द फोन्स। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टेलीग्राम, उसमें फिर एस्पिरेंट्स का ग्रुप, प्रिपरेशन ग्रुप, एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर। सो 5:30 से 10:30 के बीच में जीरो इंटरेक्शन रहता था, या उसके बाद भी यू वर अवे फ्रॉम सोशल मीडिया एंड कंप्लीटली इनटू योर ओन जोन ऑफ प्रिपरेशन? तो सोशल मीडिया की जैसे आपने बात की कि टेलीग्राम के एस्पिरेंट्स ग्रुप, तो आई पर्सनली वाज नॉट पार्ट ऑफ एनी ऑफ देम। तो मुझे तो रिजल्ट्स का भी बहुत लेट पता लगता था, तो मेरे दोस्तों को वो कुछ रहते थे उन ग्रुप्स में, तो वो मुझे कह देते थे कि क्या बना था। लाइक मेरे को तो पता ही नहीं है रिजल्ट आ गया। स्पेसिफिकली मेंस का जब रिजल्ट आया, आई वाज वेरी ऑब्लिवियस टू द फैक्ट कि रिजल्ट अनाउंस हो गया है। तो नो सच टेलीग्राम ग्रुप आई हैड ज्वाइन। वो आपकी पर्सनल चॉइस रह सकती है। मुझे लगता है कि थोड़ा इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाते हैं आप लोगों की स्ट्रैटेजीज से, या फिर जो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि अरे हमने ये नहीं पढ़ा। मुझे लगता था कि खुद का ज़्यादा प्रिपेयर करूँ मैं। और जो मैंने कहा ज़ीरो इंटरेक्शन फ्रॉम 5:30 to 10, तो दैट आई मेंट फिजिकल इंटरेक्शन ऑल्सो विद माई पेरेंट्स और माई ब्रदर, नॉट टॉकिंग टू देम, बिकॉज कई बार वो भी डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है आपके लिए। अब जैसे रात को क्या हुआ, सुबह कौन आया, क्या बात चल रही है घर पे, तो जब आप घर पे रह रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं थोड़े बहुत। तो आई हैड मेड दिस थिंग वेरी क्लियर इन द फैमिली कि प्लीज़ इस टाइम पे मेरे साथ कोई भी बात ना की जाए अनलेस एंड अनटिल इट इज़ वेरी अर्जेंट। तो मैं अपने रूम में या टेरेस पे बैठती थी, और जो भी टी वगैरह यूज टू टेक, आई हैड टोल्ड माई फादर कि प्लीज़ ऊपर दे जाइए। माई मदर यूज टू कट द फ्रूट्स एंड शी विल गिव इट टू मी ऊपर। तो उस तरह से थोड़ा सा मैं परेशान कर देती थी उनको, क्योंकि मुझे पता था कि अगर वो टाइम मैंने चला गया तो फिर मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, सर। And also, since you prepared from home, one of the most frequently asked questions is ki, is it possible to prepare from home? And there are many aspirants who come from tier 2 cities, tier 3 cities, village areas. तो उनके माइंड में क्या रहता है हमेशा नोशन कि अगर हम किसी बड़े शहर जाके तैयारी नहीं कर रहे हैं तो शायद हमारी तैयारी पूरी नहीं हो रही है, या हम कहीं पीछे ना रह जाएं। आपने घर पे रह के तैयारी करी है, आपका क्या एक्सपीरियंस था, एंड बाकी सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा? तो आई वुड वांट टू शेयर कि अभी जो मैं दिल्ली आई थी, सिर्फ मॉक्स के लिए मैं दिल्ली आई। उससे पहले मैंने कभी राजेंद्र नगर देखा भी नहीं था, सिर्फ टीवी सीरीज़ में सुना था कि कुछ करके है ओल्ड राजेंद्र नगर, जहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स रहते हैं।
तो यही है कि घर पे बैठ के इट इज़ पॉसिबल, एंड आई थिंक इट इज़ बेटर पॉसिबल बिकॉज वो जो एक एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट का रहता है घर से, और कितने फ्रैंकली अपनी डिमांड्स को आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो वो एक बहुत ही मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट रहता है। और अब तो चाहे टीयर 3 में हो या विलेजेस में हो, आई थिंक डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन योर फोन्स, और तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो भी एस्पिरेंट्स हैं, प्लीज़ डिसहार्टन ना हो अगर आप किसी बड़े शहर में नहीं जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि इस साल कोई एक रहा है ऐसा जो कभी दिल्ली ही नहीं आया किसी भी दौरान, प्रिपरेशन के दौरान, तो यू कैन ऑल्सो मेक इट नेक्स्ट टाइम सिटिंग फ्रॉम योर होम। सो टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशन, 4 मेजर पिलर्स होते हैं, CSAT, GS, करंट अफेयर्स एंड ऑप्शनल। सो आपने जब प्रिपरेशन शुरू करी तो सबसे पहले कौन सा पिलर पिकअप करा एंड हाउ डिड यू गो अबाउट इट? तो करंट अफेयर्स का आई वुड लाइक टू से कि न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट मैंने कल्टीवेट कर ली थी अपने कॉलेज के दौरान ही, फर्स्ट ईयर से ही, नॉट व्हेन आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन। तो वो करंट अफेयर्स का जो समझने वाली चीज़ होती है, मुझे लग रहा था कि वो मेरा काफ़ी क्लियर है, तो उसको मैंने थोड़ी देर साइड पे रखा और GS से मैंने शुरुआत की अपनी, और NCERT से बेसिकली स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे था कि वो जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है और चीज़ों को जो समझना है बिल्कुल बेसिक लेवल से, वो NCERTs हमें हेल्प कर सकती हैं, तो उनसे मैंने स्टार्ट किया। एक बारी जब मैंने अपनी GS की बुक सारी एक बार पढ़ ली, फिर उसके बाद मैंने जो क्लासेस गई मैं, वहाँ मैंने ऑप्शनल के लिए उनसे लिया, वहाँ भी मतलब बेसिक आइडिया मुझे लगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। फिर उसके बाद उन दोनों को कंबाइन करके स्टडी किया, और करंट अफेयर्स बैकग्राउंड में चलते रहे, न्यूज़पेपर और डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी कि फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने न्यूज़पेपर्स पे इतना ध्यान नहीं लिया, क्योंकि मुझे था कि मैंने न्यूज़पेपर्स काफ़ी कर रखे हैं पहले से, तो दैट कॉस्टेड मी एन अटैम्प्ट, क्योंकि न्यूज़पेपर्स आर इनएविटेबल। कोई भी डेली न्यूज़ एनालिसिस न्यूज़पेपर्स को सरपास नहीं कर सकता है, तो न्यूज़पेपर्स पढ़ना बहुत ही एसेंशियल है। तो प्लीज़ यू डू नॉट कमिट द मिस्टेक, तो आप अपना एक अटैम्प्ट सेव कर सकते हैं। तो अगली बार से मैंने न्यूज़पेपर्स और डेली न्यूज़ एनालिसिस दोनों करंट अफेयर्स का स्टार्ट किया, GS किया, और ऑप्शनल को एज पर द टाइमिंग्स मैं रिवाइज करती रहती थी। सो टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स, आप न्यूज़पेपर एक्सटेंसिवली पढ़ते थे, तो आई एम अज्यूमिंग कि नोट्स भी उसके बनाए होंगे। सो फर्स्टली अगर बनाए थे तो उसमें क्या अप्रोच रही थी नोट्स बनाने की? वर दे डेट वाइज, वर दे थीमेटिक इन नेचर, एंड हाउ लॉन्ग और शॉर्ट दे वर? कि लेंदी नोट्स, इलैबोरेटिव नोट्स वर बेटर या बुलेट पॉइंट बेस्ड नोट्स वर बेटर? और उसमें माइंड मैप्स, डायग्राम्स, इन सब का अगर कोई रोल था तो क्या रोल था? तो जो न्यूज़पेपर्स थे, एक तो मैं खुद तो पढ़ती ही थी, उससे पहले मेरे पढ़ने से पहले माय फादर यूज्ड टू रीड द न्यूज़पेपर फॉर मी। तो जो बीच वाले कुछ पेजेस रहते हैं उनमें से भी ही हैड एनालाइज्ड द एग्जाम सो वेल, ही न्यू, तो वो क्वेश्चन मार्क कर देते थे कि ये क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स का हमारे लिए, जो कि कई बार हम मिस कर देते हैं। एडिटोरियल्स, फ्रंट और वर्ल्ड वाले पेज के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो आई हैड दैट मार्क, तो मेरे लिए थोड़ा ईजी रहता था। तो मैं क्या करती थी कि सुबह उठ के आई यूज टू रीड द न्यूज़पेपर 45 आवर्स का एक बारी पढ़ लिया। अपना येलो मार्कर से आई यूज टू मार्क हाइलाइटर से कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है नोट करने के पर्सपेक्टिव से। उसमें साइड में M लिख लिया या P लिख लिया कि ये प्रीलिम्स और ये मेंस, तो अभी मैं उसको वहीं छोड़ देती थी। रात को आई यूज टू डू द डेली न्यूज़ एनालिसिस, वो मैंने दृष्टि का फॉलो किया था, तो मैं उसका प्रिंट आउट ले लेती थी डेली न्यूज़ एनालिसिस का। तो उसमें जो टॉपिक्स कवर हो गए उस न्यूज़पेपर के, तो उनको मैं नोट नहीं करती थी, बिकॉज इट विल बी अगेन कि दोबारा सेम चीज़। बट कुछ मुझे लगता था कि प्री का कुछ छूट गया है, तो मैं एक साथ में ब्लैंक शीट अटैच करके उस पर लिख लेती थी। तो वो एक तरह से डेट वाइज भी मेरे पास डेटा हो गया और वो भी हो गया। मेंस के लिए मेरे पास मेंस की सेपरेट कॉपीज थी, GS 1, 2, 3, 4, और उसमें आई यूज टू राइट, और वो भी मैं इस तरह से लिखती थी कि एक आंसर की फॉर्म में ही उसको लिखा जाए, ताकि जब मैं मेंस के दौरान उसको रिवाइज करूं तो मेरे मन में एक स्ट्रक्चर भी क्लियर हो कि ये चीज़ इंट्रोडक्शन में यूज होगी, ये बॉडी में, और इस तरह का हम कंक्लूजन रख सकते हैं। And also, apart from newspaper, there are multiple resources possible. PIB, योजना, कुरुक्षेत्र, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली, डाउन टू अर्थ, और बहुत सारे सोर्सेज जिसको लेकर एस्पिरेंट्स परेशान रहते हैं। तो उन सोर्सेज का आपके प्रिपरेशन में क्या रोल था? आई वुड से ज़्यादा रोल नहीं था। आई नेवर फॉलोड देम रिलीजियसली, बट हाँ, आई वॉज नॉट इवन शट टू देम। तो अगर कोई मुझे लगता था कि इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, जैसे कि कोई नेशनल पार्क आ गया है या फिर कोई स्कीम मेंशन है न्यूज़पेपर में और मुझे लगता है कि मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आई यूज़ टू गो बैक टू PRS, आई यूज़ टू गो बैक टू डाउन टू अर्थ साइट, और उसमें से देख लिया कि तुम्हारा कि क्या रेलिवेंट है। बट ऑन अ डेली बेसिस आई डिड नॉट फॉलो।
ऑन अ डेली बेसिस में 5 या 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेती थी, जो भी करंट अफेयर्स के रहते थे, जो भी वेबसाइट पे, किसी और वेबसाइट के, अपार्ट फ्रॉम द वन आई वाज फॉलोइंग फॉर डेली न्यूज़ एनालिसिस, क्योंकि उसमें वो सिमिलर रहेगा फिर। तो मैं सोचती थी कि किसी और का एक बारी 5-6 क्वेश्चंस जो हैं करंट के वो मैं अटेम्प्ट कर लूँ, ताकि मैं कुछ मिस आउट ना करूँ। तो दिस वाज द ओनली थिंग आई फॉलोड। योजना कुरुक्षेत्र खरीदे हर महीने, बट आई थिंक पढ़े नहीं गए हैं, अभी भी पढ़े होंगे वो। तो इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आप वो करें, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस से। तो सो न्यूज़पेपर जब एस्पिरेंट शुरू करते हैं तो उनको एक प्रॉब्लम ये आती है कि हमने न्यूज़ पढ़ी, लेकिन हमारे को नहीं पता, हमने आज तैयारी शुरू करी है, उसके आगे पीछे क्या हो रहा है, वी हैव नो आइडिया। तो क्या ये प्रॉब्लम आपको भी फेस हुई? अगर हाँ, तो उसका क्या सोल्यूशन था? तो जैसे कि मैंने बताया कि न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट मुझे शुरू से थी, तो ये एक प्रॉब्लम मेरे लिए इतनी नहीं आई कि आगे और पीछे का इतना नहीं पता है, बिकॉज़ वो एक कंटिन्यूटी में ही आप पढ़ लेते हैं। बट जिनको ये दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए आई हैव अ सजेशन कि प्लीज़ कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर्स। अपनी ग्रेजुएशन में काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि हम सेकेंड थर्ड ईयर से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें या नहीं, तो आप स्टैटिक ना करें, आप कुछ और ना कहें, बट जो ये न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट कल्टिवेट कर सकते हैं, तो उसके कारण आपको ये लगेगा कि आप एक कंटिन्यूटी में चीज़ें पढ़ रहे हैं और काफ़ी सालों से आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं। तो दैट इज़ वन एडिशन दैट आई वुड सजेस्ट कैन बी मेड। सो न्यूज़पेपर जब हम शुरू करते हैं पढ़ना, तो इनिशियली टाइम ज़्यादा लगता है कि हमारे को नहीं पता न्यूज़ के आगे पीछे क्या, पर्टिकुलरली इकोनॉमी में, क्योंकि वहाँ पे टर्म्स ऐसे हैं कि आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी निकाला, तो हमें नहीं पता रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या है। सो एक वो चैलेंज रहता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम न्यूज़पेपर रीडिंग का टाइम जैसे जैसे यू गेट फेमिलियर विद द टर्म्स, वो कम होता रहता है जी। तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में इनिशियली कितना टाइम लगता था और बाद में वो कितना कम हुआ? तो न्यूज़पेपर जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान मैंने इतना नहीं पढ़ा, तो तब तक जब तक पढ़ना स्टार्ट किया दोबारा से, तो काफ़ी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई थी, बट डेफिनेटली वो 1.5 से पौने 2 घंटे तक मुझे लग जाता था। धीरे धीरे वो 45 मिनट्स हुआ। और आपका जो पहला सवाल था कि एस्पिरेंट्स कैसे करें जिनको समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए यही है कि थोड़ा सा इंक्विजिटिव रहें। तो अगर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आपको नहीं समझ आ रही है, तो यू हैव द गूगल इन योर हैंड, उसको गूगल करके देख लीजिए। 5-6 मिनट आपके लगेंगे उस चीज़ को समझने के लिए, उसको याद मत कीजिए, बट समझ आ जाएगा। तो अगली बार जब आप ये चीज़ पढ़ेंगे तो इट विल बी वेरी इजी। तो आई यूज्ड टू मेक श्योर कि माई फोन वॉज ऑलवेज देयर विद मी व्हेन आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर स्पेसिफिकली, ताकि कोई भी चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है तो मैं उसको फटाफट गूगल करके अपने माइंड में रजिस्टर कर लूँ। फ़ोन था, बट फ़ोन में व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब नहीं था। ट्विटर नहीं था, इंस्टा नहीं था, बिकॉज आई वॉज नेवर इन देम। फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप था, बट आई थिंक मेरे सब दोस्तों को इतना क्लियर था ये कि आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो उस पर मैसेजेस आते ही नहीं थे, बट मेरी तरफ से ही कभी जाते थे और तब मुझे वो रिस्पॉन्स मिल जाता था। बट अदरवाइज आई थिंक वो खौफ था कि इसको नहीं जाना है मैसेज, अदरवाइज शी विल नॉट रिप्लाई, तो आई थिंक वो नहीं करते थे। तो व्हाट्सएप इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन नहीं बना मेरे लिए। सो टॉकिंग अबाउट जीएस, हमने करंट अफेयर्स देख लिया, पूरी आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी। जीएस में जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले डाउट आता है कि कौन सा सब्जेक्ट से शुरू करना है। वी हैव नो आइडिया कि पहले एथिक्स से शुरू कर लें या आज एनवायरनमेंट पढ़ना है। सो व्हाट वाज योर हायरार्की इन दैट सेंस कि पहले कौन सा सब्जेक्ट, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट? तो मैंने स्टार्ट जो किया था वो पॉलिटी से किया था, बिकॉज मुझे लगता था कि एक तो वो उसकी एक सेट पैटर्न ऑफ बुक है, क्योंकि बाकी अब जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका एज सच मुझे नहीं लगता है कि कोई मटेरियल है जिससे आपको सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, काफ़ी डायनामिक रहता है। तो मुझे था कि कोई एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ किया जाए जो क्लैरिटी आपको दे दे और आपको लगे कि कुछ कवर भी कर लिया है। तो लक्ष्मीकांत वॉज द वेरी फर्स्ट बुक आई पिक्ड, एंड तो वो इतनी बार पढ़ी भी गई है कि उसका हाल अब बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया है। तो लक्ष्मीकांत से स्टार्ट किया, हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ की, क्योंकि मुझे पता था कि वो काफ़ी सेम तरह ही रहेगा, स्टैटिक इज़ ऑलवेज सेम। करंट में तो काफ़ी चेंजेस आते हैं, इकोनॉमी में करंट में चेंजेस आने थे, बट ये स्टैटिक इन सब से, हिस्ट्री और पॉलिटी से मैंने ज़्यादा स्टार्ट किया। और थोड़ा इन्वायरमेंट से मुझे थोड़ा डर लगता था, वो लास्ट में मैंने उस पर वर्क किया ताकि उसको एक साइकोलॉजिकल बैरियर को दूर किया जाए। तो बट ये सब्जेक्ट्स मेरे काफ़ी फेवरेट थे। तो जब आप सब्जेक्ट्स पढ़ते थे तो एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये कि पहले प्रीलिम्स का पढ़ें या मेंस का पढ़ें। आई पर्सनली फील दैट क्वेश्चन डजंट रियली मेक मच सेंस, बट व्हाट वाज योर अप्रोच व्हेन यू पिक्ड अप अ सब्जेक्ट? क्या अप्रोच थी और उसमें PYQs का कितना रोल था, प्री और मेंस दोनों के? जी, तो पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाह रही हूँ कि आपके जो भी नोट्स हैं, चाहे जैसे मैंने भी बहुत एक्सटेंसिव नोट्स अपने क्लासरूम में बनाए थे, तो वो कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं किसी भी बुक को।
वो उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं, बट बुक्स जो हैं वो एसेंशियल हैं और उनको आप अगर छोड़ेंगे तो वो नहीं कभी भी वो बात बन सकती है। और तो सेकेंडली आपने ये पूछा कि उसको प्री के हिसाब से और मेंस के हिसाब से कैसे किया जाए, तो वो एक कॉम्बिनेशन में ही चलेगा। कभी भी आप ये नहीं सोच सकते कि अब मैं प्री के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, अब मैं मेंस के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि डिफरेंट है दोनों का जो डिमांड है दोनों का। बट जब तक दोनों समझ नहीं आएंगे तो दोनों ही क्लियर नहीं होंगे। प्री के लिए भी मेंस वाली इंपॉर्टेंस है क्योंकि उसमें एनालिसिस और समझना ज़रूरी है। मेंस के लिए प्री वाले पॉइंट्स ज़रूरी हैं क्योंकि आप कोट करते हैं वो जो फैक्ट्स हैं। तो आई थिंक दैट आंसर्स द क्वेश्चन वेल कि दोनों को एक ही तरह से पढ़ना है। बस लास्ट में जो आपकी रिवीजन रहती है प्री की, उसमें आपने जो क्वेश्चंस मार्क किए हैं या किसी और पेन से हाईलाइट किए, उसमें सिर्फ आप ये डिस्टिंक्शन कर सकते हैं कि फटाफट वो वाले पॉइंट्स देख लिए। और अब हम आते हैं PYQ पे, जो आपका थर्ड पार्ट था क्वेश्चन का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनएविटेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने तो स्टैटिक के क्वेश्चंस ऐसे किए थे कि इवन 1990s से भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस, पॉलिटी के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के, क्योंकि कोई हर्ज नहीं है, कोई वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको पास अवेलेबल है। आप जान रहे हैं कि UPSC क्या किस तरह के क्वेश्चंस पूछते आए हैं, तो व्हाई नॉट गो बियॉन्ड द 2013। तो उससे पहले के भी मैंने किए। और आई थिंक इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज देम वेल एंड टू एनालाइज देयर आंसर कीज वेल। तो जो ये रहता है प्रीलिम्स के बाद कि काफ़ी डिफरेंट आंसर कीज निकल गई हैं और UPSC पता नहीं क्या सही मानेगा क्या नहीं मानेगा। तो आई थिंक जब मैं सेकंड अटेम्प्ट में बैठी थी तो आई हैड दिस थिंग एट द बैक ऑफ द माइंड कि UPSC शायद इसको सही मानेगा, बिकॉज मैंने आंसर कीज को भी इतना अच्छे से एनालाइज किया हुआ था कि इस तरह के क्वेश्चन में कि ये दो डाउट्स लग रहे हैं मुझे कि दोनों हो सकते हैं, तो UPSC ने इसको सही माना है तो वो क्यों माना है। और आप एक पैटर्न ड्रॉ करने लग जाते हैं कि जब आप बुक्स पढ़ते हैं कि अच्छा इस बुक में इस तरह से दिया है तो UPSC ने इसको सही माना है। और मोस्टली इट इज़ द केस कि जो बेसिक बुक्स में चीज़ें दी हैं UPSC टेंड्स टू गो विद देम। दिस इज समथिंग आई हैव मेड अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो कि जो NCERT में अगर कुछ दिया है तो वो डेफिनेटली वो सही मानेंगे। तो मेंस के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमांड पता लगती है आपको समझ आता है कि क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ छोड़नी है। सो जब GS की प्रिपरेशन शुरू करते हैं और करंट अफेयर्स की, सो यूजुअली एक हिस्टेरिया होता है कि हमारे को पहले दिन से ही आंसर्स लिखने हैं और डे 1 से मेंस आंसर राइटिंग करनी है, एंड आज आंसर नहीं लिख पाया, आज ही तैयारी शुरू करी है तो अब थोड़ा एंग्जाइटी हो रही है कि क्लियर होगा या नहीं होगा। सो व्हेन डिड यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स? तो मैंने आंसर राइटिंग थोड़ी लेट ही स्टार्ट की, एज आई स्टेटेड कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी ज़्यादा नहीं की थी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के तुरंत बाद मैंने अपनी आंसर राइटिंग एक्सटेंसिवली स्टार्ट कर दी थी। तो दैट स्पीक्स कि ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट डे से आंसर लिखें, एंड दैट डजंट इवन मेक सेंस। जब कुछ पता ही नहीं है तो आप आंसर लिख के खुद को डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो एक बार ही एटलीस्ट गो थ्रू द बेसिक्स, करंट्स पढ़ते रहिए। तो 3-4 महीने में आपका जो वो बेसिक बुक्स आप एक बार ही कवर कर लीजिए, फिर उसके बाद जब आप एक एक बुक करके रिवाइज करेंगे उसके आंसर साथ साथ लिखते रहिए। तो आंसर राइटिंग बिकम्स इम्पॉर्टेंट, बट द टाइमिंग बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि कब आप उसको स्टार्ट करते हैं। सो इसमें एक प्रॉब्लम जो एस्पिरेंट्स फेस करते हैं वो ये कि हमने मॉक क्वेश्चन कर लिया, PYQ कर लिया, जिस भी बुक से करा या वेबसाइट से करा वहाँ पे मॉडल आंसर भी दिया होता है। अब मॉडल आंसर इज ऑलवेज परफेक्ट, लेकिन जब आप लिख रहे हो तो आपको 7 से 8 मिनट पे लिखना है एंड यू कैन नॉट रियली बी परफेक्ट विद आंसर राइटिंग। तो क्या आपको प्रॉब्लम फेस होती थी? तो एक्चुअली मैं कभी भी ऐसे वेबसाइट्स पे मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए, तो मेरे लिए वो एक प्रॉब्लम नहीं रही। बट ऑब्वियसली जब हम ऑनलाइन मोड में भी करते तब भी उनका एक मॉडल आंसर रहता है। तो आई यूज टू फिगर आउट कि कोई पॉइंट मैं उससे ले सकूँ। तो मेरी पर्पस हमेशा लर्निंग की तरफ रहती थी रेदर देन कि खुद को रिपेंट करना कि तुमने नहीं लिखा। आई यूज टू लर्न कि अच्छा चलो ये चीज़ हो सकती थी तो इसको ऐसे कोरिलेट किया जा सकता था। तो आप उसमें से उतना ही उठाएं जितना आपको लग रहा है कि उठाया जाए। वो परफेक्ट आंसर नहीं है जैसे कि आपने कहा, क्योंकि हर किसी जो मेंस है उसमें क्रिएटिविटी का इतना ज़्यादा स्कोप है कि वो आप एक आंसर से उसको लिमिट नहीं कर सकते हैं। तो देयर आर n नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग आंसर, n नंबर ऑफ डेटाज दैट यू कैन कोट इन वेरी डिफरेंट वेज। तो अपनी वो यूनिकनेस आप मेंटेन रखें, और वो आप तभी रख सकते हैं जब आप किसी मॉडल आंसर को ऐसे रटेंगे नहीं, उसमें से पॉइंट्स लीजिए बस। राइट, एंड ऑल्सो टेस्ट सीरीज की बात करते हैं क्योंकि GS की बात कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे मेरे कि टेस्ट सीरीज एक तो शुरू कब करनी होती है। एस्पिरेंट्स ने आज तैयारी शुरू करी और उनको अगले महीने लगता है कि अब तो काफ़ी सिलेबस हो गया तो टेस्ट सीरीज शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, कितने टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है? मतलब
जनवरी फरवरी तक आते आते जिन्होंने तैयारी पूरे साल ठीक से नहीं करी, उनका एक माइंडसेट होता है कि अब तैयारी छोड़ देते हैं, 100 टेस्ट करेंगे, उसमें 1000-10,000 क्वेश्चन हो गए, यूपीएससी इसके बाहर से तो पूछेगा नहीं, तो सिर्फ टेस्ट सीरीज ही कर लेते हैं, या फिर रिवीजन रहने देते हैं, 50 टेस्ट कर लेंगे, 5000 क्वेश्चन हो गए, तो उसी के भरोसे अब चलते हैं। सो नंबर ऑफ टेस्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट एंड कब से शुरू करनी है टेस्ट सीरीज, ये 3 पार्ट्स। सो पहले तो उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनको लगता है कि यूपीएससी इसके बाहर से नहीं पूछेगा, यू विल बी अमेज्ड कि यूपीएससी उनके बाहर से ही पूछेगा। तो प्लीज़ ये माइंडसेट से ना जाएं कि अगर आपने टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है तो कहीं आप यूपीएससी में भी रॉक करके आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बट टेस्ट सीरीज आर इम्पॉर्टेंट, और लेकिन वो रिविजन को छोड़ के नहीं की जा सकती हैं। तो मेरा मानना था कि एक ईयरली टेस्ट सीरीज ज्वाइन की जा सकती है, जिसमें आप बाई वीकली एक टेस्ट दे रहे हैं। एक तो वो डिसिप्लिन रखता है आपको, और उसमें सिलेबस भी थोड़ा शॉर्ट रहता है, तो आप उसको रिवाइज करके दे सकते हैं वंस यू आर डन विद योर बेसिक्स। तो जब आपकी रिविजन स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट रिविजन, तब आप साथ में ईयरली वाली कर सकते हैं। एंड व्हेन द एग्जाम अप्रोचेस, तब आई यूज्ड टू राइट डेली अ टेस्ट। प्रीलिम्स का भी टेस्ट आई यूज्ड टू अटेम्प्ट, और मैं कोशिश करती थी कि वही 2 घंटा बैठ के 9 to 11 वाले टाइम में, 9:30 to 11:30, आई एम नॉट इवन रिमेंबरिंग इट नाउ, तो उस टाइम में उसी के दौरान मैं अपना टेस्ट दे दूं। तो फ्रीक्वेंसी मेरी जो थी पहले बाई वीकली थी, और लास्ट के 2 महीने में डेली, और स्किपिंग अ डे एंड देन गोइंग बैक। और उसमें मैंने एक छोटी सी एडिशन ये की थी अपनी तरफ से कि जो संडेज और सैटरडेज होते थे, उसमें आई यूज्ड टू गो टू अ लोकल स्कूल, और उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आई यूज्ड टू गिव द टेस्ट। क्योंकि जैसे मैंने कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की थी, तो मेरे पास कोई ऐसा मीडियम नहीं था कि मैं वहाँ जाके वो एक्सपीरियंस कर सकूँ ऑफलाइन मटेरियल। तो मैंने खुद का एक ऑल्टरनेटिव निकाला, और उसमें बिल्कुल जैसे ताकि एटमॉस्फेयर वैसा ही रहे, एसी ना हो, सिंपल पंखा हो, और उसमें मैं सीसैट का टेस्ट भी देती थी 2 घंटे का। तो मैं वो पूरा दिन वैसे ही अपना संडेज प्लान करती थी, तो एटलीस्ट 5 to 6 संडेज आई डिड दिस बिफोर द प्रीलिम्स। एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ऑप्शनल नाउ, आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी था एंड यू आर फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो काफ़ी अलग है, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और ह्यूमैनिटीज़ का आपने ऑप्शनल लिया है। सो यूजुअली जब हम ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं तो कई सारी चीज़ें माइंड में होती हैं कि कौन सा ऑप्शनल कितना छोटा है या बड़ा है, कौन सा ऑप्शनल ओवरलैप कर रहा है जीएस के साथ। एक जो प्रेवलेंट नॉर्म है वो ये कि ये ऑप्शनल आजकल ज़्यादा सक्सेसफुल है और ये ऑप्शनल थोड़ा कम सक्सेसफुल है। यूपीएससी इसमें ज़्यादा स्कोर दे रहा है, इसमें कम स्कोर दे रहा है, या फिर मेरे को किसी ने सजेस्ट कर दिया कि मेरे को यही ऑप्शनल लेना है, तो अब यही ऑप्शनल लेना है मेरे को। तो क्या आपके माइंड में भी ये सब फैक्टर्स थे जब आपने ऑप्शनल चूज करा अपना? तो आई वॉज वेरी क्लियर कि आई कैन नॉट रिलाई ऑन द स्टैटिस्टिक्स कि यूपीएससी इसमें ज़्यादा स्कोर दे रहा है, बिकॉज यूपीएससी हैज़ दिस हैबिट ऑफ सरप्राइजिंग यू एवरी टाइम। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप प्रीवियस से ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग कोई ले लें, तो आई थिंक यू आर मेकिंग अ रॉन्ग चॉइस। तो मेरे हिसाब से ऑप्शनल 3 चीज़ों का अमेलगमेशन रहता है। एक तो कि मटेरियल अवेलेबिलिटी हमें देखनी पड़ती है, बिकॉज हमें प्रैक्टिकली भी चूज़ करना है, हमें उसमें पीएचडी हासिल नहीं करनी है, हमें एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम क्लियर भी करना है। तो मटेरियल अवेलेबिलिटी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ द सिलेबस, एंड थर्डली इज योर इंटरेस्ट। कोई भी चीज़ बिना इंटरेस्ट के आप इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ सकते हैं। तो मेरा पर्सनली ये था कि कंप्यूटर साइंस एक ऑप्शनल नहीं था, होता तो भी मैं नहीं लेती, तो मेरे को एक नया सब्जेक्ट लेना ही था। और सोशियोलॉजी विज समथिंग जिसमें जैसे टॉपिक्स हैं फैमिली, रिलीजन, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, तो ये हमें सबको पता तो होता है, बट उसको डेप्थ में जानना, आई थिंक दैट मेड मी अ लिटिल इंक्विजिटिव। तो इसलिए मैंने सोशियोलॉजी को एज ऑप्शनल लिया, और आई थिंक यही स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए लोगों की भी। तो जब हम प्रिपरेशन करते हैं जीएस ऑप्शनल करंट अफेयर्स को साथ में लेते हुए, तो एट अ टाइम हमारे को कितने सब्जेक्ट्स रेफर करने चाहिए, कि 3 सब्जेक्ट एक साथ करने हैं, 2 करने हैं, या एक जीएस का और एक ऑप्शनल करना है? सो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी इन दैट कॉन्टेक्स्ट? तो मेरा मोस्टली ये रहता था कि मैं 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम उठाऊं, और ऑप्शनल आई यूज्ड टू डू, जब भी टाइम मिले तो उसको रिवाइज करती रहूं अनलेस एंड अनटिल द प्री इज जस्ट अप्रोचिंग। तो ऑप्शनल का 1-2 घंटा रख लेती थी, और करंट अफेयर्स का मैंने बताया सुबह और रात का टाइम करंट अफेयर्स के लिए, और उसके बीच में जो सब्जेक्ट था वो कोई भी जीएस का सब्जेक्ट जो मैंने एक बार ही उठा लिया, और मेरा मोटिव रहता था कि इसको इतने दिनों में कंप्लीट कर लिया जाए। तो ज़्यादा सब्जेक्ट्स मैं एक बारी में नहीं उठाती थी। सो यूजुअली एस्पिरेंट्स में एक मोमेंटम ब्रेक की प्रॉब्लम आती है कि 10 दिन ज्योग्राफी पढ़ी, अभी आज मन नहीं कर रहा है कि हिमालयस कैसे बने थे पढ़ने का, तो पॉलिटी शुरू करते हैं। पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स तक पहुंचे, अब इसके आगे थोड़ा बोरियत आ गई है, अब मॉडर्न हिस्ट्री में चलते हैं। 1857 तक कर लिया, अब सब्जेक्ट चेंज। हाउ रेलेवेंट और हाउ गुड दिस प्रैक्टिस इज टू कीप योरसेल्फ गोइंग? आई थिंक एक्सट्रीमली बैड प्रैक्टिस। जो चीज़ छूट जाएगी वो हमेशा छूट जाएगी,
उसको वापस जाने का टाइम नहीं मिलेगा आपके पास। तो किसी भी तरीके से अगर आपको लग रहा है कि बोरियत हो रही है, तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि 9-10 दिन आप लगा चुके हैं एक सब्जेक्ट पे, तो एक दिन का हाफ डे का ऑफ ले लीजिए। आपको लगता है कि शायद सब्जेक्ट उसको बोरिंग बना रहा है, बट इट इज़ द टाइम यू आर पुटिंग, इट इज़ द मेंटली आप थोड़े एग्जॉस्ट हो जाते हैं एक सब्जेक्ट से, तो वो हाफ डे का ब्रेक लेके, बट आप प्लीज़ वो पैटर्न ब्रेक ना करें, उस चीज़ को कंप्लीट करें और तभी नई चीज़ पे शिफ्ट करें। वरना साइकोलॉजिकली हमें लगने लग जाता है कि हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, बट एट द एंड उसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो काफ़ी कुछ छोड़ दिया होता है। So consistency is important. Consistency is very important. So talking about another pillar of preparation, CSAT. इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जब हम आते हैं तो यूजुअली एक माइंडसेट होता है कि साइंस तो पढ़ी हुई है, PCM था 12th में, तो CSAT तो क्या मैथ्स ही निकल जाएगा। लेकिन ये चीज़ शायद हम रियलाइज़ नहीं करते कि इंजीनियरिंग का मैथ्स और CSAT का मैथ्स काफ़ी अलग होता है। इवन उसमें लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस भी आते हैं। सो did you practice CSAT and what was your strategy about it? So I think that's a very relevant question nowadays because CSAT is becoming tougher day by day and a lot of aspirants are not able to make it just because they cannot qualify CSAT. तो उसमें ये रहता है एक तो कि you cannot be sure कि मैथ्स डोमिनेट करेगा या कॉम्प्रीहेंशंस। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि हम इस पर्सपेक्टिव से जाते हैं कि हम मैथ्स वाले क्वेश्चंस कर देंगे बट कॉम्प्रीहेंशंस आर मोर डोमिनेटिंग द एग्जाम। तो वन एस्पेक्ट इज दैट एंड सेकेंड एज यू सेड कि मैथ्स डिफरेंट भी रहता है जो आप पहले +1 +2 में पढ़ के आए हैं और अब वाला, तो उसके लिए इट्स ऑलवेज गुड टू बी ऑन द सेफ साइड, प्रैक्टिस वेल। मैंने क्या किया था कि मैंने मॉक पेपर्स दे दिए थे 3 या 4, उससे एक आइडिया लग जाता है कि आपका क्या लेवल है और आप कितना कर पा रहे हैं। तो उससे कुछ सिली मिस्टेक्स जो आप करते हैं वो एग्जाम में करने से बेटर है कि आप मॉक्स के दौरान कर लीजिए। और अगेन मैंने प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी किया और स्पेसिफिकली जो वो कॉम्प्रीहेंशंस रहते हैं उसमें भी यही डाउट रहता है कि कौन सा मार्क करना है और कौन सा नहीं, उसके आंसर्स की काफ़ी सिमिलर हैं। वो भी आप जब आंसर की एनालाइज करते हैं यू रियलाइज कि किस तरह के क्वेश्चन को कौन सी तरह से आंसर किया गया है और उसका क्या सही आंसर है। तो माई स्ट्रैटेजी वॉज गिविंग 5 or 6 मॉक पेपर्स एंड इट वॉज गुड टू गो फॉर मी। बट जिनको लग रहा है कि वो नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ वो ज़्यादा पेपर्स भी दें और इस चीज़ के साथ रिस्क प्लीज़ मत लीजिए। एंड ऑल्सो प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका 10th के बाद कभी मैथ से लिंक नहीं रहा बिकॉज दे चोज ह्यूमैनिटीज़, तो उनको कितना फ्रीक्वेंट है, कितना ज़्यादा अपने टाइम टेबल में CSAT को एक स्लॉट देना चाहिए? आई थिंक मेंटली भी आप CSAT को कर सकते हैं कि कभी आपने जैसे कोई क्वेश्चन पढ़ा उसको सॉल्व करके देख लिया तो 15-20 मिनट भी अगर आप लगा लें, और उससे क्या होगा कि एक तो वैसे भी माइंड के लिए काफ़ी अच्छा रहता है जब आप लॉजिकल रीजनिंग या ऐसे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, इट मेक्स योर माइंड अ लिटिल बिट फास्टर। तो आई थिंक वो GS में भी आपको हेल्प करेगा, तो कुछ गलत नहीं है। तो वो हर बंदा अपनी कैपेबिलिटी को देखे कि मैं कितना कर पा रहा हूँ, ह्यूमैनिटीज़ हो चाहे इंजीनियरिंग हो, तो आई यू नो बेटर कि विच सब्जेक्ट्स यू आर गुड इन। तो अगर आपको लग रहा है कि वहाँ ज़रूरत है तो 15 से 20 मिनट देने में कुछ हर्ज नहीं है, आई बिलीव। And also since we're talking about qualifying papers, मेंस स्टेज पे भी there are 2 qualifying papers, एक इंग्लिश का और एक कंपलसरी लैंग्वेज का। यूजुअली निगलेक्ट किए जाते हैं और लास्ट मोमेंट पे उन्हें पढ़ाया जाता है। व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी अबाउट इट? तो आई हैव ए स्टोरी टू टेल हियर कि मैंने पंजाबी अपना कंपलसरी ले लिया था एंड एज यू सेड लास्ट के लिए छोड़ दिया था, और लास्ट में आफ्टर माई GS गॉट ओवर तो वो 3 दिन में मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई एंड आई कुडंट रीड एनीथिंग। और जब कंपलसरी पेपर था उससे एक दिन पहले आई वाज टेलिंग माई मदर एंड माई फादर कि मेरे को नहीं देने जाना है प्लीज़, कि कंपलसरी में मैं रह जाऊंगी और इट विल बी सच अ शेम कि कंपलसरी ही नहीं क्लियर हुआ, बिकॉज आई हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस 2 days, आई हैड अ वेरी बैड स्टमक इन्फेक्शन और उस दिन भी नींबू पानी पे आई वाज सर्वाइविंग। तो वो काफ़ी बुरा हो सकता है, काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग था मेरे लिए कि सब कुछ करने के बाद अब कंपलसरी रह गया तो क्या रह जाएगा मेरे पास। तो बस रात को बैठ के थोड़ा बहुत किया, बट लकीली तो जब मेंस का रिजल्ट आया द थिंग आई वाज हैप्पी अबाउट वाज कि चलो कंपलसरी क्लियर हो गया था मेरा। तो उसको प्लीज़ निगलेक्ट ना करें और प्रीलिम्स के बाद एक बार थोड़ी बहुत नज़र मार लीजिए। मुझे तो उड़ा आड़ा भी दोबारा करना पड़ा था बिकॉज आई वाज सो लॉस्ट, टच से बिल्कुल बाहर था, बिकॉज हमारा सारा इंग्लिश में पैटर्न रहता है तो कई बार कुछ निटी ग्रिटीज आप मिस कर देते हैं लैंग्वेज पेपर की। तो उसके लिए भी आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ मेरे जैसा हाल ना हो, तो पहले से यू प्रिपेयर वेल फॉर दिस एग्जाम ऑल्सो। सो कमिंग टू अनदर पेपर जो मेंस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है एंड आंसर राइटिंग का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन माना जाता है, एसे राइटिंग।
सो सबसे पहला सवाल कि एसे में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। तो पहले कंटेंट की बात करते हैं कि 1500 वर्ड्स लिखने हैं, समझ नहीं आ रहा क्या लिखने हैं, कौन सा पॉइंट रेलेवेंट होगा, कौन सा नहीं रेलेवेंट होगा, उसमें करंट के एग्जांपल्स कितने डालने हैं, या स्टैटिक पोर्शन जो अलग अलग थिंकर्स होते हैं वो कितना डालना है। सो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी एंड हाउ वाज हाउ डिड यू लिंक इट विद योर ऑप्शनल, कि वहां से कितना कंटेंट लिया? जी, सो आई थिंक कंटेंट के साथ साथ स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में। और कंटेंट मैंने आज सच कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, बिकॉज आई थिंक जब आप इतना पढ़ लेते हैं हर सब्जेक्ट को तो यू हैव इनफ कंटेंट। नाउ व्हाट मैटर्स इज कि हाउ यू पुट दैट कंटेंट, और उस टाइम पे आप किस तरह से उस टॉपिक में अपना जो कंटेंट आपके पास ऑलरेडी है उसको पुट करते हैं अच्छे से। और वो एक मेंटल प्रिपरेशन भी रहती है कि अगर ये चीज़ आ गई है तो उसको हर वे से एनालाइज करना, कि पॉलिटिकली, सोशली, इन्वायरमेंटली, स्पोर्ट्स में, इवन एंटरटेनमेंट में, ग्लोबल लेवल पे, और करंट के कैसे एग्जाम्पल्स डालने हैं। तो मैंने पर्सनली एग्जाम्पल्स का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लिया था, और काफ़ी जो नई नई स्कीम्स आ रही थी उनको। तो और इसको एक स्टैटिक पेपर की तरह ना बनाएं प्लीज़, और इसको अपना एक यूनिक स्ट्रेंथ हर इंसान की होती है। तो अगर आप ऑप्शनल के थिंकर्स कोट करने लग जाएंगे तो दैट विल नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज ऐसे रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी। तो थिंकर्स को कोट बार बार करते रहेंगे तो दैट विल नॉट बी वेरी गुड। बट दैट डजंट मीन कि आप कोटेशंस यूज़ ना करें, उनको एज छोटे छोटे जगह पे आप डाल सकते हैं जहाँ पे उनकी रेलिवेंस है। बट अगर सारा पेपर ही आप एक थिंकर के पर्सपेक्टिव से लिख देंगे तो देयर इज़ नथिंग यूनिक लेफ्ट। तो कंटेंट आपके पास है, बस उसको अप्लाई कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए अपने एसेस। क्योंकि मैंने एसेस और एथिक्स की एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी जब प्री पोस्टपोन हो गया था सेकेंड अटेम्प्ट में, तो उसमें आई हैड रिटन 5 or 6 एसेस। तो एक आइडिया लग जाएगा आपको, आपके मार्क्स भी आपको समझ आ जाएगा, और थोड़े पुराने एसेस पढ़ लीजिए तो आई थिंक यू आर गुड टू गो। सो एसेस में यू मीन टू से कि स्पेशलिस्ट से ज़्यादा वी हैव टू बी अ जनरलिस्ट जी। एंड उसमें भी मल्टी डायमेंशनल एसेस की कितनी रेलेवेंस है कि आजकल यूपीएससी सिर्फ 4 वर्ड्स का एक स्टेटमेंट देगा, एक फ्रेज दे देगा, एंड आपको उसी के अराउंड 1500 वर्ड्स लिखने हैं और आप उसे किसी भी डायरेक्शन में अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो आपका जो एसे था वो कितना मल्टी डायमेंशनल या मल्टी फैसेटेड था? तो मेरा यही कोशिश रहती थी कि मैं उसको जितना भी मल्टी डायमेंशनल हो सके उतना बनाऊं। बिकॉज कई बार हमें लगता है कि एक फिलोसफिकल ऐसे आ गया है, तो वो एक फिलोसफी आपकी टेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी फिलोसफी की नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहे हैं, सोशियोलॉजी की नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहा है। ऐसे एक जेनेरिक चीज़ है कि आप क्या सोचते हैं उस पर्टिकुलर कोटेशन के बारे में, तो उसको आप हर एंगल से अगर आप सोचेंगे तो आई थिंक इट विल बी मच बेटर। तो मेरा यही रहता था कि मैं ग्लोबल से एक उठा लूँ, एक न्यूज़ में कुछ रहा है उससे उठा लूँ, अपने जो जितने भी स्टैटिक के हमने कवर किया, एथिकल डायमेंशन उसकी दे दूं, और साथ में एक रेलिवेंट एग्जाम्पल कोट कर दूं, और उसकी स्टार्टिंग पे आप थोड़ा वर्क कर सकते हैं। तो वो आप थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा बना दें कि वो इंक्विजिटिव रहें जो आपके एग्जामिनर हैं, कि आगे आपने क्या लिखा होगा। तो कोटेशन से लोग स्टार्ट करते हैं, मुझे पर्सनली स्टोरीज से स्टार्ट करना बहुत अच्छा लगता था, या फिर किसी केस स्टडी को उठा लिया, कोई एग्जाम्पल को थोड़ा एक्सटेंड करके एक अच्छी सी इंट्रोडक्शन दे दी जो आपके ऐसे की जो लाइन है उसके साथ फिट बैठ रही है। एंड एसेस का जो कंटेंट होता है, कई बार हम इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है एंड हमें ये नहीं समझ आता कि 1500 वर्ड्स में से फिट कैसे करना है, एंड जो स्टिपुलेटेड टाइम होता है उसके अंदर कंटेंट को कैसे पुट करना है। क्योंकि ऐसे अगर हम लिख रहे हैं तो स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ चेंज करना भी इंपॉर्टेंट है, फ्लो में नहीं लिखते रहना है। सो वो सब की प्रैक्टिस आपने कैसे करी? तो पहले तो आई हैड दिस थिंग क्लियर इन माई माइंड कि आई डू नॉट हैव टू राइट द एसेस एंड स्टार्ट इट राइट अवे। तो मैं आई यूज टू टेक माई टाइम टू प्रिपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द एसे, बैक पे जो भी पेज रहता है उस पर, एंड आई हैड अ रफ आइडिया कि इंट्रोडक्शन में ये दूंगी, उसके बाद पॉलिटिकल, सोशल और ये सारी डायमेंशंस कवर करनी है, और उसमें भी कोई अच्छा सा एग्जाम्पल या कोई अच्छी सी केस स्टडी जो थोड़ा डिफरेंट बनाए, कोई स्पोर्ट्स से ले लिया, कोई कहीं और से ले लिया, कोई आर्मी से ले लिया एग्जाम्पल, तो उसको आई यूज टू जस्ट नोट डाउन ब्रीफ। तो एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो गया। उसके बाद यू कैन डेवलप ए हैबिट, और जैसे कि आपने कहा कि कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ही रोल आता है एक एस्पिरेंट का यूनिकनेस शो करने का, कि आपको क्या रेलिवेंट लग रहा है, कि वहाँ पे क्या चीज़ फिट हो जाएगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसे में आपका मेंटली अलर्ट होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज देर इज़ नो स्पून फीडिंग एंड देर इज़ नो आइडियल ऐसे दैट यू कैन राइट ऑन दैट टॉपिक। तो वो आपको मेंटली आते जाते सोचते रहना पड़ेगा। तो आप ऐसे कभी सुबह उठें तो कभी कोई टॉपिक देख लीजिए और अपने मन में सोच लीजिए कि अच्छा पॉलिटिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फिलोसफिकली ऐसे लिख सकता हूँ।
तो उस तरह से आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग की जो इम्पोर्टेंस है जी उसको हाईलाइट करें कि सिंपली नोट्स बना लेना, उन्हें रट लेना या रिवाइज कर लेना, याद कर लेना, वो काफ़ी नहीं है। यू हैव टू लिंक कि आपके आसपास क्या हो रहा है एंड कि किस तरीके से एक इशू इवॉल्व हो रहा है ओवर द पीरियड। सो वो क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप होती है, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है कि हमें टॉपिक तो पता है कि न्यूज़ में क्या है, लेकिन उसे सोचना कैसे है, तो वो सोच कैसे डेवलप होती है? तो आई थिंक वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि अगर एक वर्ड में मुझे इसका आंसर करना है तो आई वुड से फोकस। तो जो हम ये कह रहे हैं ना कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, तो जब ये डिस्ट्रैक्शंस में जब जो टाइम जाता है ना, तो तुम्हारा माइंड प्रोसेस ही नहीं कर पाता जो तुमने पढ़ा है। जब आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हैं, अपनी आपकी जो ब्रेक्स हैं वो ऐसी हैं कि नरिशिंग हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप नेचर के साथ एसोसिएटेड हैं, तो वो जो चीज़ें आपके दिमाग में बैठी हुई हैं वो अपने आप फोर फ्रंट पे आ जाती हैं जब आप उस तरह का कोई टॉपिक देखते हैं। तो मेरे केस में आई वॉज वेरी लकी कि आई वॉज ऑलवेज एबल टू कोरिलेट। कोई टॉपिक पढ़ा, कोई क्वेश्चन पढ़ा, तो मेरे मन में हमेशा रहता था। और कई बार हम घर पे भी जैसे डिस्कस कर रहे होते थे तो वो भी बहुत बेनिफिशियल था कि कोई भी रैंडमली टॉपिक उठा लिया और मेरे मन में था कि एक स्कीम ऐसी पड़ी है, तो उसको एक एसोसिएट कर दिया उसके साथ। तो उसके लिए कोई मूल मंत्र नहीं है, वो आपको खुद से ही हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। तो तभी कहते हैं कि सारा टाइम बुक्स में आप रहेंगे तो वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बन पाएगी। तो वो अपने खुद के साथ थोड़ा टाइम भी आप स्पेंड करें और मेंटली भी रिवाइज करें चीज़ों को और उनकी रिलेटेबिलिटी खुद से बनाएं, तभी वो यूनिकनेस ऐड करेगा। कंटेंट बहुत सारा है, सोर्सेज भी बहुत सारे हैं, एन नंबर ऑफ बुक्स हैं, न्यूज़पेपर है, अलग अलग वीडियोस हैं, कंटेंट इकट्ठा हो गया, लेकिन उसे याद कैसे रखना है? रिवीजन। सो यूजुअली जो एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये कि रिवीजन में बोरियत आ रही है, ये तो पढ़ चुके हैं, मन नहीं कर रहा रिवाइज करने का। डिड दैट हैपन विद यू एज वेल? जी, काफ़ी ज़्यादा। और जब वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था तो उसके बाद तो इट वाज लाइक अ नाइटमेयर टू गो टू द सेम बुक्स, बिकॉज जब मई में एग्ज़ाम था हमारा, तो मेरे मन में था कि अब इसको लास्ट बार रिवाइज कर रहे हैं। और जब वो पोस्टपोन हुआ 13th मई वाज द डेट आई रिमेंबर, तो सबसे पहला थॉट मेरे मन में था कि एक तो करंट बढ़ गया, तो न्यूज़पेपर्स अब फिर से प्री के ओरिएंटेड करने पड़ेंगे, और सेकेंडली वही बुक्स को दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा जो एक बार ही पढ़ चुके हैं। तो ये हमेशा रहता है और ये बोरियत भी रहेगी, और क्योंकि आप कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए आपको लगता है कि कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं है। बट फिर वही है कि डिमांड है एग्जामिनेशन की, तो आप उसको दोबारा से रिवाइज करें। और मुझे लगता है कि बार बार रिवाइज करके भी यू कैन फाइंड अ लॉट मेनी मोर क्वेश्चंस। कई बार आप बहुत चीज़ें स्किप कर देते हैं अपनी फर्स्ट रिवीजन, सेकंड में, तो आप हमेशा उस कीननेस के साथ देखिए कि आई हैव टू फाइंड अ न्यू क्वेश्चन आउट ऑफ इट। अगर आप ये सोचेंगे कि सेम चीज़ करनी है तो बोरियत रहेगी। अगर हर बार इस इंक्विजिटिवनेस के साथ रहेंगे कि कुछ एक नया क्वेश्चन ढूंढना है, तो शायद वो बोरियत थोड़ी कम हो जाए, मिटेगी तो नहीं। सो प्रिपरेशन रिजल्ट आने के बाद जितनी स्मूथ दिखती है उतनी स्मूथ यूजुअली होती नहीं है। देयर आर ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स कि आसपास कुछ हो रहा है एंड वी आर नॉट एबल टू फोकस। सो उन चैलेंजेस से लड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो वर देयर एनी चैलेंजेस इन योर 2-year जर्नी प्रिपरेशन एंड हाउ डिड यू टैकल देम? So, talking about the challenges, I think there were n number of challenges, और अगर अभी मैं बताने भी बैठूंगी तो आई थिंक पूरा टाइम निकल जाएगा। तो चैलेंजेस रहते हैं छोटे मोटे से लेके बहुत बड़े तक, बट कुछ ऐसे चैलेंजेस थे मेरे लिए जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा शैटरिंग थे और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मुझे अंदर से, जिसे कहते हैं कि आप बहुत ब्रेक हो जाते हैं एक टाइम के बाद। तो एक तो मेंस के कुछ टाइम पहले, अराउंड 3 weeks बिफोर, my grandfather was hospitalized, and that was all of a sudden, and within 10 days he was gone, and we had not expected anything, and he was more than happy to see me clearing the prelims, and he was waiting eagerly कि मैं अपना मेंस देने जाऊँ। और वो उस टाइम पे मेरे लिए इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट कॉल थी, बिकॉज एवरीबडी वाज लाइक कि ये चांस भी आपको दोबारा नहीं मिलेगा मेंस लिखने का, एंड इवन माय ग्रैंडफादर वांटेड कि मैं ना आऊँ उनके पास। तो बीइंग सो अटैच्ड टू हिम, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट नॉट टू बी देयर विद हिम ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज। तो आई थिंक इस तरह के जो चैलेंजेस रहते हैं वो आपको अंदर से थोड़ा शैटर कर देते हैं। और आई वाज इवन रिकन्सिडरिंग राइटिंग द एग्ज़ाम कि शायद नहीं लिखा जाएगा मुझसे। तो वहाँ पे फिर मुझे जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, मेरी मदर ने मुझे उस ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और मुझे ये कहा कि आपका कर्मा जो है आप उस पर ध्यान दीजिए, जो चीज़ें नहीं हैं आपके बस में आप उनको मत दीजिए। सो देयर इज़ अ सेइंग वी फॉलो एट होम, तो आई वुड वांट टू टेल यू दैट। सो गॉड ग्रांट मी द करेज to change the things I can,
to accept the things I cannot change and wisdom to know the difference. तो आई थिंक ये मेरा एक मूल मंत्र बना और उसने मैंने दे पाई एंड बट अभी भी वो गिल्ट रहता है दिमाग में कि वी कुडंट बी देयर ड्यूरिंग द लास्ट डेज. बट आई थिंक कुछ ऐसे सैक्रिफाइसेस भी ये एग्ज़ाम डिमांड कर लेता है कभी कभी आपसे. तो प्लीज़ इन चीज़ों को आप दिल पे ना लें एक हद से ज़्यादा. और इस तरह के चैलेंजेस अगर मैंने ओवरकम कर लिए और जिस फेज़ में मैं थी अगर मैंने उससे उठ के भी ये चीज़ कर लिया तो आई थिंक एनीबडी कैन डू इट. और मेरा टाइम भी काफ़ी वेस्ट हुआ और एक ये आइडियल परसेप्शन है कि प्रीलिम्स से मेंस के बीच में आपका एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरा 5 to 7 डेज भी इस पूरी चीज़ में गया. तो प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिए कभी भी आपका टाइम वेस्ट हो गया कि नाउ यू आर आउट ऑफ द रेस. यू आर नॉट आउट ऑफ द रेस टिल you have not written the exam until you have not accepted it mentally that you are out. So I did not accept it mentally कि I am out of the race and I think that worked in my favor. और I think that was the biggest challenge I remember जो मुझे face करना पड़ा इस preparation के दौरान. That's really brave of you. So prelims, mains, optional GS, current affairs, CSAT सबकी बात कर ली and comes the final stage, the personality test. जब मेंस का रिजल्ट आया, जब आपने मेंस लिखा उसके और पर्सनालिटी टेस्ट के दिन के बीच में जो गैप था उसको आपने किस तरीके से यूटिलाइज करा? तो आई थिंक कि मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम इस प्रिपरेशन में दे दिया था तो उसके बाद मेरे लिए थोड़ा टायरिंग भी हो गया एंड आई हैड मेड माई माइंड कि मैं प्रीलिम्स की दोबारा तैयारी से बेटर है कि मैं अपनी पर्सनालिटी टेस्ट पे फोकस करूं. और मैंने बहुत सारी जेनरिक चीज़ें पढ़नी स्टार्ट करी. आई पिक्ड अप अ फ्यू बुक्स. नॉर्मली जैसे एक एथिकल डायलेमास ऑफ सिविल सर्वेंट एक बुक है बाय अनिल स्वरूप सर, तो वो मैंने पढ़ी. आई थिंक तो उसने मुझे एक रिफ्रेशिंग पर्सपेक्टिव भी दिया और वो पर्सनालिटी टेस्ट के लिए भी वो बाद में मुझे समझ आया कि वो कहीं यूज़ आया मेरे जब वो हमसे सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछते हैं. वो बुक पढ़ी मैंने और थोड़ा आई इवन टुक अ ब्रेक एंड आई वेंट टू धर्मशाला विद माई फ्रेंड्स फॉर अ शॉर्ट ट्रिप. और पर्सनालिटी टेस्ट के लिए एज सच आई थिंक हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं बिकॉज एज दी वर्ड सजेस्ट पर्सनालिटी टेस्ट. तो पर्सनालिटी जो है आप वो 2 या 3 महीने में नहीं बिल्ड कर सकते हैं. बट डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपकी डाफ की प्रिपरेशन वो आपको पूरा थॉरली करनी होती है. तो वो मैंने थॉरली सर्च किया, अपना ऑप्शनल थोड़ा सा रिवाइज़ किया. मैं ज़्यादा नहीं कर पाई थी बिकॉज इट वाज सो रेपिटेटिव फॉर मी कि बार बार सेम चीज़ पढ़ना. तो वो थोड़ा बहुत मैंने किया रिवाइज जितना भी हो गए. बाकी इम्प्रॉम्प्टू मुझे लगा कि ज़्यादा अच्छा रहेगा एक इंटरव्यू में अपना पर्सपेक्टिव देना. टेम्परामेंट इज समथिंग दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. पूरी प्रिपरेशन के दौरान डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. बट एग्जाम वाले दिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी शायद उतनी काम ना आए जिस दिन जितना टेम्परामेंट काम आएगा. दैट यू हैव टू स्टे काम अंडर प्रेशर. और जो एक एंग्जाइटी रहती है कि अगला क्वेश्चन क्या होगा एंड बोर्ड में क्या अगला सवाल पूछ लिया जाएगा. सो वो जो एक एंग्जाइटी होती है या जो स्ट्रेस होता है एग्जाम हॉल में, वो टेम्परामेंट कैसे मेंटेन करते हैं कि एग्जाम वाले दिन अपने आप को किस तरीके से कंडक्ट करना है बीट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसेस? तो आई थिंक उसके लिए 3 वर्ड्स आई हैव. वन इज कामनेस जैसे कि आपने कहा. उसके अलावा ऑप्टिमिज्म, फेथ इन योर प्रिपरेशन और पॉजिटिविटी. ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी साउंड सिमिलर करते हैं बट डिफरेंट चीज़ें हैं. तो ऑप्टिमिज्म वहाँ आपके आती है जब आपके साथ कुछ गलत भी हो जाए एग्जामिनेशन हॉल में, तब भी यू आर ट्रस्टिंग योर प्रिपरेशन एंड यू फील लाइक कि जब तक नहीं हुआ है तब तक कुछ भी आपके हाथ से गया नहीं है. तो कई बार कुछ एस्पिरेंट्स की ये क्वेश्चन रहता है कि पहले 10 क्वेश्चंस नहीं आए तो हम कैसे करेंगे. तो आई वुड वांट टू सजेस्ट कि जब तक 100th क्वेश्चन पढ़ नहीं लिया है ना और जब तक वो अटेम्प्ट नहीं किया है तब तक मेंटली डिसाइड मत कीजिए कि आपका नहीं होगा या आपका होगा. सेम गोज फॉर द इंटरव्यू थिंग. जब तक वो हर पैनलिस्ट ने अपना क्वेश्चन नहीं पूछ लिया है तब तक द गेम इज स्टिल ऑन एंड यू हैव नॉट एग्जिटेड इट. तो आप प्लीज़ अपने माइंड में ये मत लाइए कि मैंने ये अच्छा नहीं किया अब मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे. और ऑन डे पे भी आई थिंक काफ़ी चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े. तो बट ये चीज़ों ने मुझे हेल्प किया उसको टाइड ओवर करने में. सो दैट वाज गामिनी सिंगला, aspirant and a civil servant now. We have a fun segment in this entire episode, that is rapid fire round, jahan pe we would ask some questions that are really out of the box and not related to preparation but to know you better. Okay. So you have to be as quick as possible and the answers should be as rapid as possible. So what's the best present you have ever received? I received a very nice bouquet of lilies. So I think that was the best. Okay, so what surprises you the most about your job?
एज सिविल सर्वेंट कभी भी कोई भी डिजास्टर हो जाए एकदम से एंड यू आर द फर्स्ट वन टू रिस्पॉन्ड, तो एवरीबडी इज लुकिंग अप टू यू, तो इट्स लाइक सरप्राइजिंग कि एकदम से कुछ हो गया एंड यू हैव टू डू. And what makes you hopeful? Hopeful, I think everything makes me so hopeful. I think हर चीज में ही कुछ ना कुछ positivity है, and when we see the daily laborers working so hard, that makes me hopeful that if they can work so hard and उनकी life better हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं. And what's one before and after moment for you? Like before you were like this and after you were like that? So I will share an incident of the old Rajendra Nagar only. तो माई ब्रदर वॉज रिमाइंडिंग मी yesterday कि दीदी एक तब भी आए थे मॉक के दौरान और तब फोटोज लेके गए थे वो दूसरे फ्रेम के साथ, और अब वापस आए हैं तो खुद की फोटो लगी हुई है उस पर्टिकुलर पोस्टर पे, तो ये एक मूवमेंट है. So what is a non-existent job you wish existed? Oh, that's a tricky one. I'll have to think. I cannot be so rapid. I think सब तरह की jobs हैं आजकल, but I think the house जो हमारी महिलाएं हैं जो घर पे रह के काम करते हैं, हाउस वाइफ्स जिनको हम कहते हैं, उनको आज जॉब नहीं लिया जाता है. दैट्स अ नॉन एग्जिस्टेंट जॉब. तो उसको भी हमें एक तवज्जो देके उसको एक जॉब बना देना चाहिए. मतलब एज एन जॉब तो है बट उसको उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिलती है. तो आई फील कि वो एक नॉन एग्जिस्टेंट जॉब है जो मैं चाहती हूँ कि उसको देखा जाए इस तरह से कि दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ वर्क. And what was your last Google search? गामिनी सिंगला. And what's your guilty pleasure? आई थिंक स्क्रोलिंग द यूट्यूब. कई बार ना वो एडिक्टिव सा हो जाता है, वो प्ले नेक्स्ट वाला जो बटन है ना वो अपने आप की अगला क्या है अगला क्या है. सो दैट मेक्स मी फील गिल्टी ऑल्सो बिकॉज आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको स्क्रीन पर ज़्यादा रहना पसंद है. तो मुझे लगता है आंखें खराब हो रही हैं, बट वो नहीं सोते सोते लाइक चलो देखना है सब. तो आई थिंक दैट. So those answers were really rapid and full of fire. On that note, Unacademy team, the Chamomile team has this gift hamper for you. थैंक यू सो मच. एंड आई हैड ऑलवेज वांटेड कि मेरे साथ ऐसे कोई रैपिड फाइट करे और मुझे ऐसे अच्छा सा प्रेजेंट दे. सो यू मेड इट पॉसिबल. थैंक यू. When we end this particular segment, we always have a ritual known as Tag a Topper. Someone who's your friend, or maybe someone you were in touch with, or someone who motivated you, so that we can invite them in the next episode. Okay, so I was in touch with Simi Karan. She secured rank 32, if I'm not mistaken, last to last year. So I was really motivated by her. So if I had, and there are many who have motivated, but to tag one will be her, an absolutely loving personality and very inspiring. Simi, our team would be reaching out to you very soon for the next episode of Chamomile Tea with Toppers. So usually when we end this particular segment, we request to share one message for the learners. But since you talked about the struggles of your family and how they played a supporting role, so I'd request you to share two messages, one for your family and your friends who supported you during the challenging times, and second for all the viewers who are watching and are aspirants. So for my family and my friends, I think I would just want to say thank you so much for believing in me. If it wasn't you, then I would not be sitting here and enjoying this wonderful tea. So thank you so much for having faith. And a message to all the friends and all the family members that please support whoever wants to prepare for anything. It's not about the UPSC preparation. It's about doing anything in life. If they want to take risk, please support their risks, because a small motivation can be an inspiration for them and they can work hard and get that. I have been very grateful. So please support someone else in your life. Make it a habit कि एक या दो लोगों को सपोर्ट करना ही करना है किसी भी पर्टिकुलर वे में, और आप वो कीजिए. और आई एम श्योर कि आपके साथ वाले लोग भी बहुत अच्छा करेंगे. थैंक यू सो मच. And a message for the aspirants? For the aspirants, the message is कि इतनी सारी टॉक्स मत देखा करो, थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दे दिया करो. That's the funny part. But my message would be कि please be hopeful enough. Please have faith in your preparation. एंड प्लीज़ ट्रस्ट योर सेल्फ कि आप जो भी कर रहे हैं और अपने हाथ में लीजिए अपनी जो कमांड है, और खुद से जो भी आप डिसीजन लेंगे वो अच्छा ही लेंगे. तो ट्रस्ट योर सेल्फ. Thank you so much, Gamini, for your words of wisdom and sharing your entire journey. It was great having you on the episode. Thank you so much. Thank you so much.